दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता है और वो बंद हो जाए तो इसे दोबारा कैसे शुरू करें। तो अगर आपका भी खाता आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है लेकिन किसी कारण से बंद यानी निष्क्रिय हो गया है और आप फिर से सक्रिय करना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एपिसोड में हम आगे सब कुछ बताएंगे कि खाता निष्क्रिय क्यों हो जाता है, निष्क्रिय होने के बाद दोबारा कैसे सक्रिय करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आईपीपीबी में कौन कौन से खाता खुलवा सकते हैं, बचत खाता, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप डाकघर में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन डाकघर में जो बचत खाता खुलवाते हैं वह आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खुलवाए गए बचत खाता से अलग होता है। तो यहां हम बात करेंगे आईपीपीबी में खुलवाए गए बचत खाते के बारे में। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 3 तरह के बचत खाता आप खुलवा सकते हैं। पहला रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यानी नियमित बचत खाता, दूसरा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यानी डिजिटल बचत खाता और तीसरा बेसिक सेविंग्स अकाउंट यानी बुनियादी बचत खाता। तीनों खाता में कुछ कुछ अंतर है। इन तीनों खातों की खास खास बातों की जानकारी हम आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका आईपीपीबी बचत खाता क्यों निष्क्रिय यानी बंद किया जा सकता है और इसे दोबारा कैसे शुरू कराया जा सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीपीबी खाता क्यों बंद कर दिया जाता है। आईपीपीबी खाता बंद क्यों किया जाता है इसके बारे में आईपीपीबी की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने भी इस बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। तो आईपीपीबी की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीपीबी का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो आईपीपीबी से तो आप आईपीपीबी की वेबसाइट पर चले जाइए या फिर हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी की मदद लीजिए। तो आईपीपीबी की वेबसाइट के मुताबिक पंजीकरण डेटा, भुगतान डेटा और प्रमाणीकरण डेटा को सही, सटीक, अपडेटेड और पूरी होनी चाहिए। डेटा में कोई बदलाव हो तो उसे तुरंत अपडेट करना चाहिए। यदि आप कोई भी ऐसी जानकारी देते हैं जो असत्य, गलत, आउटडेटेड या अधूरी है या फिर आईपीपीबी के पास यह संदेह करने का उचित आधार है कि ऐसी जानकारी असत्य, गलत, आउटडेटेड या अधूरी है तो आईपीपीबी को आपके खाते को निलंबित करने या समाप्त करने या किसी भी वर्तमान सेवा या उसके किसी भाग को या वर्तमान या भविष्य के उपयोग के लिए स्वीकार करने का अधिकार है। यानी आपके खाते को निलंबित कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, बंद कर सकता है अगर कोई जानकारी गलत पाई गई, अगर कोई दस्तावेज जो आप देते हैं वो गलत पाया गया तब। मतलब हुआ कि आप जब भी आईपीपीबी में खाता खुलवाते हैं तो आप कोई भी जानकारी गलत मत दें। कोई भी जानकारी में आपकी व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, नाम, उम्र, जन्म तिथि, पता या पहचान का प्रमाण वगैरह शामिल है। तो यहां से एक संदेश निकलता है कि आप आईपीपीबी में जब भी खाता खुलवाएं सही जानकारी ही दें और अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहें, नहीं तो आईपीपीबी आपका खाता निलंबित कर सकता है। तो ये निलंबन की वजह है। इसके अलावा खाता खुलवाने के 12 महीने के भीतर आप केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपका खाता आईपीपीबी बंद कर सकता है। केवाईसी के तहत आपको पहचान और पते का प्रमाण देना होता है। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज देने होते हैं इसकी जानकारी आप खाता खुलवाते समय आईपीपीबी से जरूर ले लें। इसके अलावा आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अगर 2 साल यानी 24 महीने तक अपने खाता से लेन देन नहीं करते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो आईपीपीबी खाता क्यों निष्क्रिय किया जा सकता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर खाता निष्क्रिय हो जाता है तो क्या होता है, तो ना तो पैसा जमा कर सकते हैं, ना पैसा निकाल सकते हैं और न ही पैसे का कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक कि आप उस खाते को फिर से सक्रिय ना कर दें। चेकबुक जारी नहीं की जाएगी, पता नहीं बदला जा सकता है, एटीएम या शाखा से नगद निकासी की अनुमति नहीं होगी, खाते में संयुक्त धारक ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग के माध्यम से कोई लेन देन भी नहीं कर सकते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड का नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, आप चेक जारी नहीं कर सकते हैं। निष्क्रिय खाता क्या होता है? जब भी किसी खाते में 24 महीने या 2 साल से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उस खाते को बैंक
द्वारा निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी बचत या चालू खाता लंबे समय तक संचालन में न रहने के कारण निष्क्रिय हो सकता है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर खाते में 2 साल से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो बचत और चालू खाते को निष्क्रिय माना जाना चाहिए। किसी खाते को निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत करने का मकसद क्या होता है? किसी खाते को निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत करने का मुख्य उद्देश्य खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और किसी भी खाते में धोखाधड़ी के जोखिम से बचना है, रिकॉर्ड रखना और खातों की समय समय पर समीक्षा करना है। यह वर्गीकरण केवल खाते में बढ़ते जोखिम को बैंक कर्मचारियों के ध्यान में लाने के लिए होता है। सवाल है कि आईपीपीबी खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए ग्राहक को कौन कौन से लेन देन शुरू करने चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए ग्राहक को हर 24 महीने के भीतर इनमें से कुछ लेन देन शुरू कर देना चाहिए, जैसे एटीएम से नकदी निकालना, बैंक शाखा से नकदी निकालना, खाते में नकदी जमा करना, चेक से भुगतान, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन धनराशि का स्थानांतरण, फोन बैंकिंग के माध्यम से धन का स्थानांतरण, खाते में चेक जमा करना, लाभांश खाते में जमा किया जाना, एफडी का ब्याज खाते में जमा किया जाना, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, एसआईपी लेन देन। तो खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए 2 साल के भीतर आपको इनमें से कोई भी काम करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर खाता निलंबित हो जाए या निष्क्रिय हो जाए तो दोबारा कैसे शुरू कराएं? अगर आईपीपीबी ने आपका खाता बंद कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है, निलंबित कर दिया है तो जहां पर आपका खाता है वहां जाकर खाता बंद करने के कारण पूछिए। अगर कारण पता चल जाए तो खाते को दोबारा कैसे सक्रिय करना है उसकी जानकारी ले लें। खाता दोबारा शुरू करने के लिए अगर फॉर्म भरने की जरूरत पड़े तो फॉर्म लेकर सही फॉर्म भर दें। आईपीपीबी से खाता सक्रिय करने के लिए किसी तरह का शुल्क लिया जाता है तो उसकी भी जानकारी ले लें। एक तरीका तो ये हो गया आईपीपीबी से खाता दोबारा शुरू करने के लिए। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता को फिर से सक्रिय करने के लिए कुछ और तरीके हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते को सक्रिय करने के लिए अनुरोध दें। इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें। सेवा अनुरोध अनुभाग पर जाएं। खाते को पुनः सक्रिय करने का अनुरोध करें। आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर डायल कर सकते हैं और अपने खाते को पुनः सक्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं। आईपीपीबी की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीपीबी का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की होम ब्रांच से संपर्क करके खाते की स्थिति को निष्क्रिय से सक्रिय में बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक को लिखित अनुरोध दें। किसी खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए संचालन मोड की परवाह किए बिना इस अनुरोध पर खाते के सभी संयुक्त धारक जरूर हस्ताक्षर करें। नवीनतम केवाईसी दस्तावेज जमा करें। सभी खाता धारकों को अपने पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, पैन कार्ड की प्रतियां, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण जमा करना होगा। सत्यापन के लिए मूल प्रतियां साथ ले जाना मत भूलें। आपको पूर्व में खाता संचालित न करने का वैध कारण भी बताना होगा। अच्छा, जब आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है तो आप भले ही लेन देन नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका खाता सक्रिय हो जाए, लेकिन निष्क्रिय खाते के संबंध में कुछ लेन देन वैध माने जाते हैं। सभी सिस्टम जनित लेन देन जैसे बैंक द्वारा आपके बचत खाते पर ब्याज जमा करना, बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना, बैंक द्वारा शुरू किए गए सेवा शुल्क आदि को आपके द्वारा शुरू किए गए लेन देन के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए किसी खाते को निष्क्रिय होने से नहीं रोका जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सभी बचत खाते और चालू खातों की वार्षिक समीक्षा करता है और यदि कोई लेन देन नहीं होता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए अपने सभी खाता धारकों को कुछ लेन देन करके खाता सक्रिय करने के लिए सूचित करना आवश्यक है। यदि खाता दूसरे वर्ष में भी सक्रिय नहीं होता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए फिर से ग्राहक को खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किए जाने के 3 महीने पहले सूचित करना आवश्यक है। यदि ग्राहकों का पता नहीं चल पा रहा है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक उन व्यक्तियों से संपर्क करने पर विचार करेगा जिन्होंने खाता धारक या खाता धारक के नियोक्ता का परिचय कराया था। तो इस तरह से आपने जाना कि अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपका बचत खाता है तो उसे कैसे निष्क्रिय होने से रोके और अगर निष्क्रिय हो जाए या निलंबित हो जाए या बंद हो जाए तो उसे दोबारा कैसे शुरू कराएं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 3 तरह के बचत खातों के बारे में। तो 3 तरह के बचत खाता मैंने आपको बताया, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट और बेसिक सेविंग्स अकाउंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो 10 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति खाता खोल सकता है।
आपकी जरूरत के अनुसार बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। तत्काल और दस्तावेज रहित खाता खोलने की सुविधा है। मासिक औसत शेष राशि के रख रखाव की कोई आवश्यकता नहीं है। शून्य शेष राशि के साथ भी खाता खोलने की सुविधा है। मुफ्त मासिक लेखा ई विवरणी है यानी बैंक स्टेटमेंट। QR कोड के माध्यम से सरलता पूर्वक बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति हो सकती है। IMPS के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आसानी से बिल का भुगतान कर सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। आपके द्वार पर मुफ्त खाता खोलने की सुविधा मिलती है। आवश्यकता अनुसार GDS यानी ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए सहायक सेवाएं मिलती है। आपके अनुरोध पर आपके द्वार पर पैसों की उपलब्धता होती है। ग्राहकों के लिए कई भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध है। न्यूनतम जमा राशि की कोई बाध्यता नहीं है। दिन की समाप्ति पर शेष जमा राशि 2 लाख रुपए रखने की सुविधा है। दिन की समाप्ति पर 2 लाख रुपए से अधिक जमा राशि को खाते से लिंक POS यानी डाकघर बचत खाते में स्वीप इन करने की सुविधा है। मंथली एवरेज बैलेंस रखने यानी MAB की जरूरत नहीं है। शुरुआती जमा राशि कुछ भी नहीं। 1 साल का फिजिकल स्टेटमेंट मांगने पर GST के साथ 50 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि 1 साल से अधिक का फिजिकल स्टेटमेंट मांगने पर GST के साथ 100 रुपए शुल्क देना होगा। SMS अलर्ट के लिए हर तिमाही 10 रुपए शुल्क देना होगा। 1 लाख तक की शेष जमा राशि पर साल में 2% ब्याज। 1 लाख से 2 लाख तक की शेष जमा राशि पर साल में 2.25% ब्याज। ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। हर महीने 10,000 रुपए नकदी जमा फ्री। इसके बाद हर बार लेन देन की रकम का 0.50% या 25 रुपए प्रति लेन देन जो भी कम हो उतना चार्ज देना पड़ेगा। हर महीने 25,000 रुपए नकदी निकासी के लिए कोई चार्ज नहीं। इसके बाद हर बार लेन देन की रकम का 0.50% या 25 रुपए जो भी कम हो उतना चार्ज देना होगा। तो ये रही बात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के रेगुलर बचत खाते की। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यानी डिजिटल बचत खाते की। तो किसी भी समय और कहीं से भी IPPB मोबाइल ऐप के जरिए खुद से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी है। 18 साल या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। अब IPPB के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की क्या क्या खास बात है, क्या क्या लाभ है वो जान लेते हैं। तो आपकी सुविधा अनुसार बैंकिंग सेवाएं मिलेगी। खुद से तत्काल खाता खोलने की सुविधा है। मासिक औसत शेष राशि के रख रखाव की कोई आवश्यकता नहीं है। शून्य शेष राशि के साथ भी खाता खोल सकते हैं। मुफ्त मासिक लेखा ई विवरणी मिलेगा। सरलता पूर्वक बिल भुगतान और रिचार्ज की सुविधा है। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 12 माह के अंदर KYC औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। KYC औपचारिकताओं को किसी भी एक्सेस पॉइंट से संपर्क करके या GDS या डाकिए की सहायता से पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद डिजिटल बचत खाता को नियमित बचत खाता में अपग्रेड कर दिया जाएगा। खाते में वार्षिक संचयी जमा करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की अनुमति है। खाता खोलने के 12 महीने के अंदर KYC की औपचारिकताएं पूरी नहीं करने की स्थिति में खाता बंद किया जा सकता है। खाता खोलने के 12 माह के अंदर KYC की औपचारिकता पूरी करने के बाद डिजिटल बचत खाते को POS यानी डाकघर बचत खाता से जोड़ा जा सकता है। ग्राहकों के लिए कई भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध है। न्यूनतम जमा राशि की कोई बाध्यता नहीं है और नाम मात्र शुल्क देना होता है सेवा के बदले। SMS अलर्ट शुल्क 10 रुपया प्रति तिमाही है। खाता स्टेटमेंट फ्री है। खाता बंद कराने जाएंगे तो आपको शुल्क देना पड़ेगा 150 रुपए का। हर बार बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। गलत पते के कारण कार्ड या किट वापस लौटने पर 50 रुपए शुल्क लगेगा। बिल पेमेंट या रिचार्ज फ्री है। कैश जमा फ्री है। कैश निकासी फ्री है। डिजिटल बचत खाता के लिए पैन और आधार अनिवार्य है, ये समझ लीजिए। तो ये तो बात रही IPPB डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की। अब हम बात कर लेते हैं IPPB बेसिक सेविंग्स अकाउंट यानी बुनियादी बचत खाते की। महीने में सिर्फ 4 बार नकदी निकालने की अनुमति है। मामूली शुल्क पर बुनियादी बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना लक्ष्य है इसका। बैंक के एक्सेस पॉइंट जाकर या घर बैठे खाता खोल सकते हैं। पैसा सुरक्षित रखने, जमा करने, निकालने, दूसरे अकाउंट में या ट्रांसफर करने या दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर लेने की सुविधा है। मासिक औसत शेष राशि के रख रखाव की कोई आवश्यकता नहीं है। शून्य शेष राशि के साथ भी खाता खोलने की सुविधा है। मुफ्त मासिक लेखा ई विवरणी आपको मिलेगा। SMS के माध्यम से लघु विवरणी मिलेगा। IPPB QR कार्ड के माध्यम से आप सरलता पूर्वक बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। IMPS के माध्यम से तत्काल पैसा ट्रांसफर की सुविधा है। आसानी से बिल भुगतान और रिचार्ज की सुविधा है। डाकघर बचत खाता यानी POS से जोड़ना संभव है इस खाते को। आपके द्वार पर मुफ्त खाता खोलने की सुविधा है। जरूरत के हिसाब से GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से आप जरूरी सेवाएं ले सकते हैं। अनुरोध पर आपके द्वार पर धन की उपलब्धता हो जाएगी। आपके द्वार पर बिल भुगतान की सुविधा मिल जाएगी। QR कार्ड के माध्यम से सरल और सुरक्षित बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। ग्राहकों के लिए कई भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध हैं। न्यूनतम जमा राशि की कोई बाध्यता नहीं है। नाम मात्र का शुल्क है। दिन की समाप्ति पर 1 लाख रुपए से अधिक जमा
राशि को खाते से लिंक पीओएस यानी डाकघर बचत खाते में स्वीपिंग करने की सुविधा है। एक माह में 4 बार नकद निकासी की अनुमति है। 1 लाख रुपए के बैलेंस पर साल में 2% ब्याज, 1 लाख से 2 लाख के बैलेंस पर साल में 2.25% ब्याज मिलता है। ब्याज का भुगतान तिमाही होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने 2015 में मंजूरी दी थी। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत काम करता है। 17 अगस्त 2016 को इसकी स्थापना हुई। 30 जनवरी 2017 को 2 शाखाओं रायपुर और रांची से कामकाज की शुरुआत हुई। देश भर में कई शाखाएं हैं और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा एक्सेस पॉइंट है। अगस्त 2018 से देश भर में इसने काम करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों ये रही बात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी के बचत खाता के बारे में। खाता अगर निलंबित हो जाए, निष्क्रिय हो जाए तो दोबारा कैसे शुरू करें, खाता को निलंबन से कैसे बचाएं, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस एपिसोड में दी है। तो एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।